सभी विजेताओं को मेरा सलाम। मेरा नाम है दिनेश गौतम। नव निर्माण एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। संविधान की क्लासेस हमारी जारी हैं। ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो निरंतर पेपरों में आते हैं। हर प्रश्न नीति निर्देशक सिद्धांतों की क्लास होगी। आज 25 प्रश्न मैंने उठाए हैं। हर प्रश्न ऐसा है जो अब से पहले पेपरों में पूछा जाता है। मेरा दावा है कि इनसे बाहर नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रश्न नहीं आएगा और उत्तर प्रदेश पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियोस लाजवाब होंगी। आप इनके नोट्स बनाइए, काम करिए और आराम करिए, आगे बढ़ते रहिए। देखिए, हम लोग शुरुआत करते हैं। आज की क्लास है नीति निर्देशक सिद्धांत के महत्वपूर्ण तथ्यों की चौथी क्लास है। याद रखना, 3 वीडियो जो पहले बना चुके हैं। यदि आप नए हैं तो उन वीडियोज को जाकर देख सकते हैं। वहां से हमने उद्देशिका और अन्य जो चैप्टर्स की वीडियोस बनाई हुई हैं। तो आज नीति निर्देशक सिद्धांतों को देखते हैं। देखिए, यहाँ से 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन लिखे हुए हैं और यहाँ पर 16 से लेकर 25 तक क्वेश्चन लिखे हुए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इनको कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आपको ऐसा समझना होगा, ये भी लिख लेना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और क्या समझना है, इनको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कभी कभी इन्हें कहा जाता है डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब है जो राज्य नीतियां बनाएगा, उन नीतियों को बनाते समय राज्य जो कानून बनाएगा उनको बनाते समय राज्य आवश्यक रूप से नीति निर्देशक सिद्धांतों को संज्ञान में लेगा और ध्यान में लेगा। याद रखना है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का महत्व क्या है कि राज्य जो कानून बनाएगा उनको बनाते समय नीति निर्देशक सिद्धांतों को संज्ञान में अवश्य लेगा। उन्हीं के आधार पर कानून बनाए जाएंगे। बिना उनको ध्यान में रखे हुए कानून नहीं बनाए जा सकते हैं। ये छोटी सी बात है। अगली बात है, हम देखते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रावधान कहां पर किए गए हैं। तो आपको ये याद रखना है कहां पर किए गए हैं। संविधान के भाग 4 में, संविधान का भाग 4 है और संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। तो आप देख पा रहे हैं भाग 4 है और अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में रखा गया है। संविधान के भाग 4 में रखा गया है। इन्हें कहां से लिया गया है? इन्हें लिया गया है आयरलैंड के संविधान से लेकर इन्हें शामिल किया गया है। आयरलैंड के संविधान से लेकर भारत के संविधान में इन्हें शामिल किया गया है। अब हम आते हैं ऐसे प्रश्नों पर जो याद रखना, हम कोई चीज नहीं समझाने वाले, केवल और केवल पेपरों की व्याख्या करने वाले, पेपर में आए हुए प्रश्नों की व्याख्या करने वाले हैं। जरा गौर से देखिए यहां तक की तो बात हो गई, ठीक है। तो अब जरा यहां से जगह खाली कर लेते हैं। पहले इधर वाले अनुच्छेदों को देख लीजिए। यहाँ पे रखा गया है अनुच्छेद 50 में क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद 50 है कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये। और कार्यपालिका और न्यायपालिका, न्यायपालिका का मतलब क्या हुआ? न्यायपालिका का मतलब हुआ कोर्ट, हमारे न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय। कार्यपालिका का मतलब क्या हुआ? कार्यपालिका का मतलब हुआ मंत्री परिषद, कार्यपालिका का मतलब हुआ मंत्री परिषद आदि, मंत्री परिषद के लोग और मंत्री परिषद कार्यपालिका होगी, यही असली कार्यपालिका होती है। ये दोनों अलग अलग होंगे, इनका कोई संबंध नहीं होगा। अनुच्छेद 50 में रखा गया है। अर्थात जब संविधान में कोई संशोधन किया जाएगा या कानून बनाया जाएगा, इस बात को याद रखा जाएगा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग रहनी चाहिए। अनुच्छेद 50 कंप्लीट हो गया है। अनुच्छेद 49, ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा की जाएगी। ऐतिहासिक इमारत जैसे हमारा लाल किला, ताजमहल और अन्य मंदिर हैं, जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनकी सुरक्षा करेगा राज्य। कौन करेगा? राज्य। राज्य का मतलब सरकार उनकी सुरक्षा करेगी। तो यहाँ पे 49 में दिया गया है ऐतिहासिक इमारतों से संबंधित भाग। अनुच्छेद 48 में दिया गया है कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा और पशुपालन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। प्रश्नों में पूछा जाता है कृषि का उल्लेख डीपीएसपी में अर्थात नीति निर्देशक सिद्धांतों में कहाँ है, और पशुपालन का उल्लेख भी
डीपीएसपी अर्थात नीति निर्देशक सिद्धांतों में कहां पर है, तो कृषि और पशुपालन के जो सिद्धांत है वो अनुच्छेद 48 में दिए गए हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से कहां पर कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने की बात कही गई है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, या ऐसे दिया जाएगा मौलिक अधिकारों में, मूल कर्तव्यों में, या संसद में, या अनुच्छेद 368 में, इस तरीके से दिया जाएगा। आपको याद रखना है नीति निर्देशक सिद्धांतों में इस बात का उल्लेख किया गया है। अब आते हैं देखिए अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 का मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है, समान नागरिक संहिता के बारे में बात की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में बात की गई है। ऊपर दिया गया है अनुच्छेद 45, याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये। अनुच्छेद 45 में ये कहा गया है कि 6 साल से कम आयु के बच्चे, देखो दिखाते हैं 6 वर्ष से कम शिक्षा और देखभाल, तो जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उन्हें शिक्षा देने की जिम्मेदारी राज्य की होगी, शिक्षा देने की जिम्मेदारी राज्य की होगी, तथा देखभाल, उन बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी भी राज्य, जहां पर राज्य का प्रयोग होगा वहीं पर सरकार की बात होगी। याद रखना है राज्य जो शब्द है इसकी परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है, ये भी याद रखना है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा कहां पर दी गई है, अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 12 में, मौलिक अधिकारों का अंक है अनुच्छेद 12। आगे यहां से बात कर लेते हैं, 45 तक हमने अनुच्छेद कर लिए, इनको याद कर लेना। अब आ गया है अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39। तो अनुच्छेद 39 में बेसिकली कई क्लॉज हैं, तो उन सारी क्लॉजेस को मैं यहाँ पर अनुच्छेद 39 की लिख देता हूँ। अनुच्छेद 39 की सारी क्लॉजेस में लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 39 में जो कै है, सॉरी अनुच्छेद 39 में जो कै है, 39 कै में दिया गया है कि जीविका के समान साधन होंगे, जीविका के समान साधन, जीविका के समान साधन होंगे। इसका मतलब है स्त्री हो या पुरुष हो, उनको जीविका के समान साधनों की व्यवस्था राज्य करेगा, राज्य मतलब सरकार करेगी, ओके। और इसमें 39 ख दिया गया है। 39 ख का मतलब उसमें क्या है, जो भौतिक साधन है, भौतिक साधनों का ठीक वितरण, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि भौतिक साधनों का वितरण इस प्रकार से किया जाएगा जो ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके। इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा कि इनका नियंत्रण जो है कुछ लोगों के हाथों में ना रहे, भौतिक साधनों का नियंत्रण कुछ लोगों के हाथों में ना रहे। 39 ख में दिया गया है, ठीक है। एक दिया गया है 39 ग, याद रखना है 39 ग। 39 ग में ये दिया गया है कि संपत्ति और उत्पादन के साधन, संपत्ति और उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधनों का केंद्रीयकरण रोका जाएगा, का केंद्रीयकरण रोका जाएगा। आप याद रखिएगा, ऐसा ना हो संपत्ति कुछ ही हाथों में चली जाए, उत्पादन के साधन जो कंपनियां हैं उनके मालिक कुछ ऐसे ही लोग ना हो जाएं, खान वगैरह जो है वो कुछ लोगों के हाथों में न चली जाए ताकि केवल कुछ ही लोगों को फायदा हो, इस बात को रोकने का प्रयास राज्य करेगा। समान 39, अब देखिए 39 है समान कार्य समान वेतन, तो उसमें कहा गया है कि समान कार्य के लिए सबको समान वेतन दिया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 39 च और है शोषण से बच्चों की रक्षा की जाएगी, शोषण से बच्चों की रक्षा की जाएगी, शोषण से बच्चों की रक्षा करें। अब जरा देख लीजिए, यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट चीजों पर निशान लगा देता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो ये भौतिक साधनों को ठीक से व्यवस्था की जाएगी, एक ये संपत्ति के साधन और उत्पादन के साधन एक ही हाथों में ना हो, और समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आप याद कर सकते हैं। वैसे आप ये समझ सकते हैं कि
जो अनुच्छेद 39 है, इसी में समान कार्य के लिए समान वेतन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। समान कार्य के लिए समान वेतन का जो प्रावधान है संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39। यदि बड़ी परीक्षा रहेंगे तो आपको दिया जाएगा 39 है। यहीं पर दिया गया है संपत्ति और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण रोका जाएगा, ये इसमें दिया गया है। और ख दिया गया है भौतिक साधनों का ठीक से वितरण किया जाएगा। इसमें और स्पेसिफाई अगर मैं करना चाहूँ तो और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तो ये है और एक ये है 39 ख और 39 ग, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा इंपॉर्टेंट समान कार्य के लिए समान वेतन है, तो जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आप उसी को इंपॉर्टेंट समझ के अपने नोट्स बना लेना और वहां पर लिख लेना। चलिए बात खत्म हो गई इसके बारे में। उम्मीद है आप इसके नोट्स बना रहे होंगे, चीजों को याद कर रहे होंगे, परीक्षाओं में इसका लाभ उठाएंगे। प्रॉपरली रेस्ट करें, खूब सारी मेहनत करें। देखिए 39 को मिटा देते हैं। आर्थिक न्याय, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे दिया गया है 19वें पॉइंट में आर्थिक न्याय कहां पर उल्लेखित है। आर्थिक न्याय उल्लेखित है अनुच्छेद 38 क्लॉज 1 और अनुच्छेद 38 क्लॉज 2 में। सामाजिक, ठीक है, देखो बात करते हैं कहां कैसे कैसे दिया गया है। तो 38 क्लॉज 1 में देखिए, 38 क्लॉज 1 में क्या दिया गया है। 38 क्लॉज 1 में दिया गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। 3 प्रकार का न्याय दिया जाएगा। कौन कौन सा न्याय दिया जाएगा। आर्थिक न्याय दिया जाएगा, आर्थिक न्याय दिया जाएगा, राजनीतिक न्याय दिया जाएगा, राजनीतिक न्याय होगा लोगों के साथ, और सामाजिक न्याय भी होगा। समाज के स्तर पर भी सामाजिक न्याय की भी व्यवस्था की जाएगी, और ये व्यवस्था कौन करेगा, राज्य करेगा, याद रखना। अनुच्छेद 38 क्लॉज 2 में क्या दिया गया है, याद रखना। आर्थिक न्याय की बात कहां पर आती है देख लेना। ये क्वेश्चन मैं ये बार बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कौन से अनुच्छेद में आर्थिक न्याय की व्याख्या की गई है, याद रखना। आर्थिक न्याय की व्याख्या अनुच्छेद 38 क्लॉज 1 में की गई है, ठीक है। यहां पर दिया गया अवसरों की असमानता को समाप्त किया जाएगा। अवसरों की असमानता को समाप्त किया जाएगा। क्वेश्चन यही पूछा जाता है, समाप्त किया जाएगा। अवसर समान होंगे, किया जाएगा, सबके लिए समान अवसर होंगे, ये याद रखना है। क्वेश्चन खत्म हो गया, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए ये बात खत्म हो गई, और अब क्वेश्चन 39 यहाँ पर अनुच्छेद 39 का उल्लेख फिर से आ गया है। राजनीतिक भारत को कल्याणकारी राज्य बनाता है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के द्वारा भारत को कल्याणकारी राज्य बनाया गया है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है अनुच्छेद 39 भारत को कल्याणकारी राज्य बनाता है। तो जब आपके पेपर में ये प्रश्न आएगा तो आप इस पेपर के इस प्रश्न को ठीक से हैंडल कर पाएंगे। आगे देख लीजिए अनुच्छेद जिसको हमको मिटाना होगा, इनमें गांधीवादी दर्शन है, याद रखना। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो गांधीवाद से ली गई हैं। गांधी जी ने बहुत सारी चीजें कही थी कि भारत के लिए ये चीजें अच्छी होनी चाहिए। उन सारी चीजों में से कौन कौन सी चीजें नीति निर्देशक सिद्धांतों में गांधीवादी दर्शन को अपनाया गया है, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। कौन कौन सी चीजों के द्वारा गांधीवादी दर्शन को बढ़ावा दिया गया है भारत के संविधान में, ठीक है। और संविधान में क्या, नीति निर्देशक सिद्धांतों में पहला गांधीवादी दर्शन है ग्राम पंचायतों की स्थापना। गांधी जी कहते थे कि गांव को मजबूत बनाना होगा, ग्राम पंचायतों की स्थापना, ये जो है गांधी जी का ही सपना था, और इसी के आधार पर अनुच्छेद 40 का प्रावधान किया गया। दूसरी बात है ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा। गांधी जी ने कहा था ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। तीसरी बात है मद्य निषेध, मतलब शराब और नशे के पदार्थों पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे, ये हो गया मद्य निषेध, गांधीवादी विचारधारा है ये। गोवध निषेध, यहाँ पे गाय की गोवध निषेध, याद रखना है। मैं आपको अनुच्छेद लिखवा देता कि कौन से अनुच्छेद के द्वारा गायों की सुरक्षा करने का प्रावधान किया गया है नीति निर्देशक सिद्धांतों में, परंतु ये पेपर में अभी तक पूछा नहीं गया है, जब पूछने की संभावना है, इसलिए मैंने शामिल नहीं किया है। अगली बात है कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा।
गांधी जी कहा करते थे कि कृषि को बढ़ावा दें, कृषि को बढ़ावा और पशुपालन को बढ़ावा, पशुपालन को बढ़ावा। ये याद रखना है, क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि निम्न में से कौन सा गांधीवादी विचार नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं अपनाया गया है, या निम्न में से कौन कौन से गांधीवादी विचार नीति निर्देशक सिद्धांतों में अपनाए गए हैं। तो गांधी के विचारों से ये वाले सारे के सारे विचार अपनाए गए। इसे मैं मिटा देता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप इनके नोट्स बना रहे होंगे तथा याद कर रहे होंगे और आने वाली परीक्षाओं में इन वीडियोज का आप लाभ उठाएंगे नेसेसरी। देखिए अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इनको न्यायालय के द्वारा जारी नहीं कराया जा सकता है। आप याद रखेंगे इस बात को। जो मौलिक अधिकार हैं जिनको अनुच्छेद 3 में रखा, जिनको संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक रखा गया है मौलिक अधिकारों को, उनको न्यायालय के द्वारा जारी कराया जा सकता है। अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को, अनुच्छेद 226 के द्वारा हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों को जारी कराने के लिए रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। परंतु कहीं पर भी ये नहीं दिया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायालय के द्वारा जारी कराया जा सकता है। अर्थात जो चीजें नीति निर्देशक सिद्धांतों में दी गई हैं उन सभी चीजों को, उनको लेकर आप न्यायालय नहीं जा सकते कि राज्य इस तरीके के काम नहीं कर रहा है। तो ये प्रश्न भी हो गया, क्या नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायालय के द्वारा जारी कराया जा सकता है? बिल्कुल नहीं कराया जा सकता। और अनुच्छेद 37 में यही बात दी गई है कि इन्हें न्यायालय के द्वारा जारी नहीं कराया जा सकता है, द्वारा जारी नहीं कराया जा सकता, अनुच्छेद 37 कहता है। मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, आप इसे याद कर लेना और रट लेना। हम कर रहे हैं मात्र और मात्र ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं, उनसे बाहर हम एक भी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। मेरा दावा है एक भी क्वेश्चन आपका गलत भी नहीं होगा और सबके सब प्रश्न सही होंगे जो भी पेपर में आएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में तो कम से कम 10 से ज्यादा क्वेश्चन संविधान के आने हैं जरूर। आगे देखिए, एक इसमें दिया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार दिया जाएगा। याद रखना है, नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार दिया जाएगा। इसमें कहा गया है कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का उपयोग जो करेगा कानून बनाते समय करेगा। यदि राज्य के पास शक्तियां नहीं होंगी, पैसा नहीं होगा, संसाधन नहीं होंगे तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को वह जारी नहीं करेगा। इसीलिए कहा गया है कि जब राज्य की इच्छा होगी तब नीति निर्देशक सिद्धांतों को जारी किया जाएगा। तो ये किस विद्वान ने कहा है? ये कई बार पेपर में आया है। एक विद्वान थे केटी शाह, ये याद रखेंगे। ऐसा कहा है केटी शाह ने कि नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसे सिद्धांत, ऐसा एक चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार ही दिया जाएगा। पॉइंट 13 देखिए, इन्हें आयरलैंड से लिया गया है। जरा देख लो कहां से लिया गया है। इन्हें आयरलैंड से लिया गया। ये तो मैंने प्रारंभ में बता दिया था आपको। इन्हें भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक रखा गया है। ये भी पॉइंट हो गया, मैंने प्रारंभ में बता दिया गया था। एक क्वेश्चन आता है, निम्न में से क्या नीति निर्देशक सिद्धांतों का आधार मतलब उद्देश्य नहीं है? क्या मतलब निम्न में से क्या काम नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं करते हैं? आपको याद रखना है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के आधार पर धार्मिक राज्य की स्थापना नहीं की जा सकती। ठीक है, हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द का उपयोग किया गया है और धर्मनिरपेक्ष का मतलब है हमारा देश ऐसा देश है जो सभी धर्मों का समान रूप से संरक्षण करेगा, सभी देशों की समान रूप से सुरक्षा करेगा। पाकिस्तान की तरह हमारा देश नहीं होगा। पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है, परंतु भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं है। यहाँ पर सभी प्रकार के धर्म पाए जाते हैं और सभी प्रकार के धर्मों को संरक्षण प्राप्त है। तो भारत धार्मिक राज्य की स्थापना नहीं करता है। यही मैं बता रहा था, ये पेपर के लैंग्वेज है, पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लीजिए, आपके क्वेश्चन डेफिनेटली सही होंगे। तो मैं और बता देता हूं कि और कौन कौन से सिद्धांत हैं और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नीति निर्देशक सिद्धांत लागू करते हैं या जिनकी सिफारिश करते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत में। 10-15 ऐसी चीजें हैं, आप लिख लीजिएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? ठीक है, पहला है समान आचार संहिता। समान आचार संहिता, ये उद्देश्य है नीति निर्देशक सिद्धांतों का। पहला उद्देश्य था ये। दूसरा उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। कल्याणकारी
राज्य की स्थापना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। प्रमुख उद्देश्य है एक ऐसा राज्य स्थापित करना, एक ऐसा देश बनाना, एक ऐसे कानून बनाना जिससे अधिकतम लोगों का कल्याण हो। कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मतलब होता है अधिकतम लोगों का कल्याण, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें अधिकतर लोगों को लाभ हो। ठीक है। सामाजिक और आर्थिक न्याय, नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा क्या क्या दिया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय भी दिया गया है। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। आपको याद होगा संविधान के उद्देशिका में भी 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। और देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापित करना, इनका उद्देश्य धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापित करना। मैंने व्याख्या की अभी। फ्री कानूनी सलाह, फ्री कानूनी सलाह, इसमें कहा गया है कि जो भी गरीब लोग हैं, जो भी लोग गरीब हैं उनको फ्री में कानूनी सलाह दी जाएगी। इसलिए कोर्ट में एक वकील रखवा दिया गया है। याद रखना है, मुफ्त कानूनी सलाह। इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। याद रखना है, ये जो है ये प्रारंभिक संविधान में प्रारंभ में नहीं थी, ये बाद में जोड़ा गया था। पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा की बात भी नीति निर्देशक सिद्धांतों में कही गई है। काम का अधिकार, ठीक है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा का प्रावधान और हेल्थ की व्यवस्था। शिक्षा, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा का प्रावधान और हेल्थ की व्यवस्था। पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, संरक्षण। और क्या है, गौ रक्षा, गाय की रक्षा करनी होगी। और न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग होगी। काम, शिक्षा और लोक और काम का अधिकार, तो लिख दिया हमने काम का अधिकार। तो ये सारी चीजें हैं जिनका प्रयास किया गया है नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा। ये है नीति निर्देशक सिद्धांत। याद रखना, नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा ये काम किए जाते हैं। सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का मतलब क्या है। इसका मतलब है अधिकतम लोगों का अधिकतम फायदा, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण, ये इसका उद्देश्य होता है। चलो इसे मिटा देते हैं। यहां तक की बात तो पूरी हो गई। अगला जो बात है, ठीक है, तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को जारी कौन करता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, नीति निर्देशक सिद्धांतों को जारी कौन करता है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को जारी करने का काम है राज्य का। राज्य मतलब सरकार का। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या है, अधिकतम लोगों का कल्याण। अभी बताया था, अधिकतम लोगों का कल्याण। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। ये किसके द्वारा बात की गई है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में ऐसा कहा गया है। और याद रखना है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में कहा गया है और प्रस्तावना में भी ऐसा ही कहा गया है, भारत एक कल्याणकारी देश होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से कि ऐसा सिद्धांत कौन सा है जो नीति निर्देशक सिद्धांतों के साथ साथ संविधान के उद्देश्य का अर्थात प्रस्तावना में भी दिया गया है। तो यही दिया गया है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। ये जो बात है ये भी दोनों में दी गई है, पर्यावरण की रक्षा और वन्य जीवों की रक्षा। ये दिया गया है कहां पर, मूल अधिकारों में, मूल कर्तव्यों में। ये और याद रखना है आपको, मूल कर्तव्यों में भी दिया गया है। देखें क्या लाल पेंसिल से लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, मूल कर्तव्यों में दिया गया है ये, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के साथ साथ कल्याणकारी राज्य की स्थापना प्रस्तावना में दिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के साथ साथ पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा करना मूल कर्तव्यों में भी दिया गया है। मूल कर्तव्य इसके बाद अगला टॉपिक होगा जो हम करेंगे। आगे यहां से देख लीजिए, मुफ्त कानूनी सहायता कौन से अनुच्छेद में है,
मुफ्त कानूनी सहायता जो है अनुच्छेद 39 में दी गई है। ठीक है, मैंने अभी बताया था 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। इसके बाद देख लीजिएगा ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है। ग्राम पंचायतों का गठन किसके द्वारा होगा? अनुच्छेद 40 अभी हमने किया था ना, गांधी जी की विचारधारा अनुच्छेद 40 में कहा गया है ग्राम पंचायतों के गठन करेगा राज्य। इनका उद्देश्य हमने अभी बता दिया, चार जो टॉपिक नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 4 में बता दिया है कौन कौन से उद्देश्य है, सब मैंने बताया था ना। ग्राम पंचायतों की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य और समान आचार संहिता आदि, ये सब चीज दी गई है। इनका प्रमुख उद्देश्य क्या है? पॉइंट नंबर 4 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें कुछ नया बताने के लिए है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करना, वो सारे पॉइंट दिए गए हैं। अनुच्छेद 3 में पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा, ये जो पॉइंट नंबर 3 दिया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के साथ साथ मूल कर्तव्यों में भी दी गई है। अनुच्छेद 43A में एक चीज दी गई है, श्रमिकों का प्रबंधन में भागीदारी होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है कि कौन से अनुच्छेद के द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों में ये कहा गया है कि जो कंपनियों में, फैक्ट्रियों में जो श्रमिक काम करते हैं, उन कंपनियों का जो प्रबंधन है, उस प्रबंधन में भागीदारी श्रमिकों की होगी। अनुच्छेद 43A में दिया गया है। और क्या है, ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देते हैं। ये भी सब क्वेश्चनों में पूछे गए, इसीलिए मैंने यहाँ पर रखा है। आपको ये और याद रखना है, ये जो दिया गया है ना, ये वाला 43A, जिसमें श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी दी गई है, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। मैं यहाँ पर एक चीज और आपको करा देता हूँ स्पष्ट कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या क्या जोड़ा गया। ठीक है, मैं आपको एक बार ये चीज और करा देता हूँ कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद मौलिक नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या क्या जोड़ा गया। ठीक है, देखिए एक तो जोड़ा गया था अनुच्छेद 39A 42वां संविधान संशोधन के द्वारा के द्वारा क्या क्या जोड़ा गया। एक तो जोड़ा गया था 39A, जिसमें निःशुल्क विधि सहायता, कानूनी सहायता, मतलब गरीबों को एक कोर्ट में एक सरकारी वकील रखा जाएगा, निःशुल्क विधि सहायता। 43A एक रखा गया है, अनुच्छेद 43A, इसमें क्या किया गया है? श्रमिकों की भागीदारी। देखो, श्रमिकों की भागीदारी, अभी बात मैंने बताई है आपको, श्रमिकों की भागीदारी, इसका मतलब श्रमिकों की जो भागीदारी है वो प्रबंधन में दी जाएगी। 43A एक जोड़ा गया था। 48A, अनुच्छेद 48A, इसमें दिया गया है पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार। तो ऐसा लिख देते हैं पर्यावरण। ये जो सारे के सारे पर्यावरण, ये जो सारे के सारे अनुच्छेद है मूल संविधान में नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से। आपको एक दो चीजें छोटी छोटी और याद रखनी है कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है मौलिक मूल अधिकारों के साथ साथ चलते हैं। माना गया है कि अनुच्छेद 39, देखिए ये देखिए केशवानंद भारती का केस मैंने आपको कई बार बताया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। ये भी एक प्रश्न है कि केशवानंद भारती का केस कब आया था? 1973 में आया था। और मूल ढांचे का सिद्धांत कौन से वाद में दिया गया था? तो मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती के वाद में दिया गया था। और उसी में कहा गया था कि केशवानंद भारती के केस में ही कहा गया था कि जब कोई भी पॉलिसी ऐसी बनाई जाएगी जो 39B और 39C, आप देख लेना 39B और 39C क्या है। जब कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाएगी, कानून बनाया जाएगा जो 39B और 39C को लागू करने के लिए बनाया जाएगा, और उस कानून के द्वारा अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 जो कि मूल अधिकारों के अनुच्छेद हैं, अगर इनका उल्लंघन होता है तो फिर
इस बात को हो सकता है, मतलब ये इस बात को मतलब इसको जारी करते समय ये ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि इनका उल्लंघन हो रहा है। याद रखना, दोबारा से सुन लीजिए, ये बड़े परीक्षा की बात हो जाएगी वैसे, कि अनुच्छेद 39B और 39C जिसमें कि आर्थिक न्याय की बात की गई है, जिसमें कि जो भौतिक संसाधन है उनके वितरण की और केंद्रीकरण की बात की गई है। याद रखना, देख लेना आप जाके। तो जब इनके लिए कोई पॉलिसी सरकार बनाएगी और इनकी पॉलिसी बनाते समय यदि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन होता है तो कोई बात नहीं है, ऐसी बात चलेगी। इसी में कहा गया था कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई है, परंतु वास्तव में माना यह जाता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल अधिकार दोनों आपस में साथ साथ चलते हैं, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, परंतु ये निर्णय दिया गया था जो मैंने इसके बारे में बताया। मैं इस उम्मीद के साथ ये वीडियो खत्म कर रहा हूँ कि आप मेहनत करेंगे, खूब सारी मेहनत करिए और फिर उसके बाद आराम करिए, फिर दोबारा से मेहनत करने के लिए आराम करिए। तो वीडियो खत्म करते हैं, अगली वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक हमारी वीडियो को जरूर शेयर करते रहिएगा। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद।